हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आज CSIR नेट का एग्जाम हो चुका है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वीडियो अबाउट द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट। जो शिफ्ट वन का पेपर था, ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स जो मेरे आसपास थे उन्होंने दिया, और ऑनलाइन में तो बहुत सारे आप लोग हो ही जिन्होंने दिया है, और आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं। ये वीडियो जो है ऑब्वियसली ये कोई फाइनलाइज वीडियो नहीं है क्योंकि अभी पेपर आउट हुआ नहीं है। तो ये वीडियो जो मुझे बच्चों से पता चला है, यू बहुत सारे जो लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या जो याद है उसके बारे में है। दिस वीडियो इज अबाउट कि क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन थे। तो अगर आप आने वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पेपर सेट किया गया था, और जो मेरा 5-6 साल का एक एक्सपीरियंस है CSIR नेट को लेके उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या था और कैसे क्या आगे हमको प्लान करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है। सो द वीडियो इज अबाउट, जैसा कि आपके सामने ही लिखा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी CSIR नेट जून 2024। इट इज गोइंग टू बी पेपर एनालिसिस, ऑब्वियसली क्योंकि पेपर आउट नहीं हुआ है तो जो समझ में आया है उसके बेसिस पे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ शिफ्ट वन। ऑब्वियसली कट ऑफ जो होगा वो शिफ्ट वाइज नहीं होता है, तुमको ऑलरेडी पता है ये बात, बट हमें कोशिश करेंगे कि कहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फर्स्ट, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा जब मुझे क्वेश्चंस पता चले तो शिफ्ट वन पेपर का। दूसरा, फिर हम सेक्शनल एनालिसिस करेंगे, सेक्शन ए बी और सी का, बट शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे इसको। और लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और अगली क्या तुम्हारी स्टेप्स होना चाहिए इफ यू वांट टू यूज योर JRF स्पेसिफिकली। अगर सिलेक्टेड हो जाते हो तो JRF का कैसे यूज करना है, नेट वगैरह का। और अगर नहीं सिलेक्टेड होते हो तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्शन पे तो बात करते हैं, नहीं सिलेक्ट हुए तो फिर क्या करना है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। दैट्स इट। सो फर्स्ट थिंग, माय फर्स्ट इंप्रेशन, मेरा पहला इंप्रेशन भैया ये था कि सेक्शन सी जो है उसमें काफ़ी अच्छे कुछ चेंजेस आए हैं। बी और ए जो था वो पहले की तरह ही था, लेकिन बी इस बार थोड़ा सा इजी था, आसान था। उन्होंने क्वेश्चंस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन से पूछे थे, बट सी में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, एप्लीकेशंस बहुत बढ़ गई है, एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ रहा है, कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे तो उस वजह से उसको सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो मुझे पता चली है, तो फर्स्ट इंप्रेशन वॉज कि कुछ चेंजेस थे, इन अ वे सेक्शन सी वॉज फास्ट। ये पहला इंप्रेशन था। बहुत सारी थीम्स जो PYQs में है वो एज सच रिपीटेड रही हैं, और तीनों ही सेक्शंस में रिपीटेशन देखा गया है, ए बी और सी तीनों में। सेक्शन सी में एप्लीकेशन थोड़े से बढ़ गए हैं, मतलब अब जब आप सवाल सॉल्व करते हो तो आपको एक डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा सवाल को लेके कि क्यों पूछा है और क्या पूछा है और कैसे पूछा है, और क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा इसको सप्लीमेंट करता है, तब आप उस सवाल को आंसर कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके अंदर है। एक इंटरेस्टिंग चेंज और देखने को मिला कि MTCs बहुत कम हो गए। मैच द कॉलम जो पहले 8 या 10 तक आते थे, अभी शायद फर्स्ट शिफ्ट में 4 या 5 के आसपास ही रहे हैं। और वो भी कुछ मैच द कॉलम्स काफ़ी अच्छे लेवल के रहे हैं, लाइक साइंटिस्ट पे क्वेश्चन था, आई थिंक ये जेकब मुनार्ड वाला और ये सारे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ थे जो ऑब्वियसली याद नहीं है, बट हाँ इस तरीके से तो मैच द कॉलम थोड़े से कम हुए हैं। इसके अलावा जो सेक्शन ए और सेक्शन बी रहा है वो ईजियर था, जो पिछली कुछ एग्जाम्स रही है, पिछले एक दो अटेम्प्ट से थोड़ा आसान रहा है ये वाला, और काफ़ी सारी थीम्स इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है। सी में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बदल गया है, बिल्कुल नया ही पेपर आ गया है, रिपीटेशन रहे हैं सी में भी, बट सी में पूछने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, चलो लेट्स टॉक द सेक्शनल अरेंजमेंट। पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन ए है। अगेन दिस वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, हमेशा की तरह सेक्शन ए कभी भी लाइफ साइंस एस्पायरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं करता है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो उसी तरीके से एक मॉडरेट लेवल पे पूछा जाता है। आपने 5 साल के अगर PYQ, जैसा मैं हमेशा से तुमको बोल के आ रहा हूँ कि 5 साल के PYQ अच्छे से करके जाओ, तो आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हो। अगेन मैथ्स जो है वो पूछा गया था, बट फिर एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट्स थे मैथ्स के भी। आप कैलकुलेटर क्योंकि आपको दिया है तो कैलकुलेटर बेसिस पे आपके जो सॉल्व सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो कम हो गए थे, लाइक इक्वेशन सॉल्व करना था, ज्योमेट्री पे क्वेश्चन था, सर्कल पे क्वेश्चन था, है ना। यहाँ है नीचे, मैंने बात भी करी है इसके बारे में, विल टॉक अबाउट इट। क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पूछे गए। DI, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर एनालिसिस में भी मैंने ये बात कही थी कि DI हमेशा डोमिनेट करेगा अब, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। अब कैलकुलेटर जब आपके पास है तो फिर आपको इस तरीके के 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह के क्वेश्चन आना, लाइक कॉमन सेंसिकल है ये बात, बच्चे के नहीं पूछेंगे वो। ठीक है। सो DI लाइक ट्रुथ एंड लाई का जो एक्सपेरिमेंट है या उस तरह के स्टेटमेंट्स थे कुछ, है ना। और क्या था, एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन था, इंग्लिश का थोड़ा सा डेटा, पाई चार्ट पे क्वेश्चन था, बार ग्राफ पे क्वेश्चन था। अगेन ये सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए। प्रोबेबिलिटी पे सवाल था, सर्कल विच इज जियोमेट्री पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड था, काइनामेटिक्स पे था वो, कि फ्रिक्शन होगा तो, ये भी ग्राफ पे क्वेश्चन था सच, इस तरह का कोई ग्राफ था।
है ना, जितना मुझे बच्चों ने बताया उसके बेसिस पे। अगर तुमको कोई क्वेश्चन याद हो तो तुम नीचे कमेंट में कर सकते हो, और अगर मैं कोई चीज़ गलत बता रहा हूँ तो वो भी कमेंट में तुम बता सकते हो। इट्स परफेक्टली फाइन, राइट। नाउ नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आया था, इंटीजर वाला कुछ क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट पे दो क्वेश्चन थे, एक था जिसके अंदर बॉयज काउंटिंग के 54 टोटल इंडिविजुअल्स हैं, उसमें से काउंटिंग वगैरह कुछ था। ये एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है पूरी तरीके से, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और एक 5 लोगों को आगे पीछे बैठना है, मतलब आसपास, तो कौन सा किसके बाद होगा क्या होगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन और था। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और था जो कि बायोलॉजी वालों तो आसानी से बना लिया होगा, ब्लड रिलेशनशिप। ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था कि कौन सा ब्लड आएगा, 1/4 1/3 जो भी। गेटिंग इट। सो अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ तो इस सेक्शन में आसानी से आपके 8 से 10 सवाल बन जाने चाहिए थे, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये 8 से 10 क्वेश्चन जो है ये 25 to 30 मिनट्स में मेरे हिसाब से बन गए होंगे उन लोगों के जिन्होंने 5 इयर्स के पीवाईक्यू किए थे। अगर आपने वो नहीं किया था तो आप यहाँ से 4 से 5 या 4 से 6 क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत हार्ड आस्क नहीं है। ठीक है, 4 से 6 सवाल बनाए जा सकते थे। बी की बात करते हैं थोड़ा। अगर हम बी की बात करें तो अगेन इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड, और इस बार थोड़ा सा इजी था ये, मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि जब बच्चों ने बताया कि बी सेक्शन वाज इजी है। यूजुअली बी सेक्शन वाज ऑलवेज टीडियस टास्क टू परफॉर्म, क्योंकि वो ही सिलेक्शन खा जाता है। इस केस में वो इजी था जो पिछले अटेम्प्ट हुआ है उनसे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस के नंबर थोड़े बढ़ चुके थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो 2+2=4 पूछ रहे हैं, कुछ डेप्थ वहां पे भी रिक्वायर्ड थी। फैक्चुअली डोमिनेटेड, हर बार की तरह आपको फैक्ट्स आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं, और यही बी सेक्शन का एक यूजुअल पैरामीटर हमेशा ही रहता है। टॉपिक्स, ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने बच्चों से पूछा और जो मुझे पता चले हैं। लाइक रामाचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन था अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड, दो सबस्ट्रेट का केएम वैल्यूज देके पूछा था कौन ज्यादा लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे जुड़ जाएगा। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, एस फेज के डायनामिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की वर्किंग, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पे क्वेश्चन लाइक क्लोरो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, डीएनए टोपोलॉजी, रैक बीसीडी, ये रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। चार्गेफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने चार्गेफ रूल नहीं पूछा था बट एप्लीकेशन उसी का था, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए में शिफ्ट करके कंटेंट पे बात करना थी, न्यूक्लियोटाइड्स के। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन, जीपीसीआर, इनेट इम्यूनिटी पे क्वेश्चन, डाइकोगेमी, ये 2019 का पीवाईक्यू से रिलेटेड, सेल्फ पॉलिनेशन रोकने का तरीका। फ्लोरल पार्ट, ये थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन था बट ये भी पूछा गया था, अलग अलग उन्होंने लेबलिंग करके। एसिटाइल कोलिन का न्यूरोट्रांसमीटर पे क्वेश्चन, रैंडम म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, इस तरह के क्वेश्चन थे, है ना। इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन में कौन सा वाला बायोडाइवर्सिटी या कौन सा बायोलॉजिकल रीजन देखने को नहीं मिलता है। कंपटीशन को एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन के क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये कुछ ही है। बट अगर तुम थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो अगर तुमने नॉर्मल तैयारी भी कभी करी होगी ना, और मॉक टेस्ट भी अगर तुमने ध्यान से देखे होंगे जो हमने लास्ट टाइम मॉक टेस्ट किए थे, इन्हीं लाइंस पे थे मॉक टेस्ट भी। और जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया है कि करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मॉक टेस्ट से सिमिलर है। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ कि जो मॉक टेस्ट में पूछा गया है वो है। कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं, 5-7 सवाल डायरेक्ट भी हैं, बट कुछ बहुत सारे सिमिलर लाइंस पे थे। तो मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आप कहीं से भी उसको सॉल्व करें तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप मॉक टेस्ट को चीज़ों को ध्यान से समझें, ठीक है। डोंट टेक मॉक टेस्ट लाइटली, द फुल लेंथ टेस्ट स्पेसिफिकली। तो ये सेक्शन बी के बारे में था। अगला जो है हमारे पास वो सेक्शन सी के बारे में बातचीत है। सेक्शन सी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, और हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, इट वाज टफर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। यूजुअली सेक्शन सी में बच्चे 80-90 तक लेके चले जाते हैं, बी में फिर वो डूब जाती कहानी और फिर सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ सी पे थोड़ी सी दिक्कत आई है क्योंकि पिछले अटेम्प्ट से थोड़ा सा टफ था। यहाँ एप्लीकेशन काफी बढ़ा दिया है उन्होंने, यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वर डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्ट थे, इजी थे। 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी से बनाए जा सकते थे, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है, बेसिक बायोलॉजी से बन जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है, लाइक मैं बोलता हूँ 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम चाहिए, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दोज क्वेश्चन के कौन से करना है कौन से छोड़ना है। एक नई चीज जो यहाँ पे पूछी गई है या जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, छोटे छोटे सवाल दिए उन्होंने, ज्यादा उसमें सोचना नहीं है, थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा बाकी आप अपने खुद के इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से और लॉजिकल कंजक्चर्स से सोचिए दैट व्हाट कुड बी द केस। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। टॉपिक्स की बात करें तो अगेन टॉपिक्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट ही है। प्रोटीन फोल्डिंग पे क्वेश्चन था, पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड, वाटर मॉलिक्यूल एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, केडीईएल और उसको रिलेट किया था उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेटिक वेस्टर्न ब्लॉटिंग के या वेस्टर्न सेटअप से कि कितना उनका एसडीएस पेज टाइप का।
लैक ऑफ पे क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज की फाइडेलिटी, ट्रांसपोसोम्स पे क्वेश्चन, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया पे क्वेश्चन, एनएफ कापा बी की सिग्नलिंग से रिलेटेड. देन देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स, रेनजीटीपी, न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सी एलिगेंस डेवलपमेंट, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक. ओहो, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक वैसे टाइप हो गया है, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, तो इसके लिए रुकना पड़ेगा भैया 2 मिनट, है ना. तो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था. अब इसमें भी जो बच्चों ने बताया कि पूछने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग था कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, या कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है, या कॉर्टिकल ग्रेनुलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एनवेलप बन रहा है. तो जब तक क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आएगा तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि किस तरीके से बात है. बट द थिंग इज कि क्वेश्चंस वर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस. फिर ड्रोसोफिला के म्यूटेंट्स पे पूछा गया था, हर बार पूछे जाते हैं. C4 प्लांट्स, कैम्प प्लांट्स, एबीसी मॉडल, एबीए बायोसिंथेसिस, एब्सिसिक एसिड. कार्डियक साइकिल में ऐसे नोट पे सवाल पूछा गया था. हार्डी वेनबर्ग के कुछ क्वेश्चंस थे, बी में भी थे हार्डी वेनबर्ग के कुछ क्वेश्चंस. सो ऑल इन ऑल मैं यहाँ पे ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि 18 से 20 सवाल तो बनाए जा सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग शांत रख के काम करो तो. ठीक है, बट अगेन इट्स ऑल गॉन, हमको थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा. सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ और जैसा आप लोगों ने मुझे बताया है और जैसी मेरी समझ है, मुझे लग रहा है कि आपको 105 के ऊपर होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व में हो तो 105 से 120 के बीच में कुछ भी नंबर कट ऑफ हो सकता है. ये 15 नंबर का गैप इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि अभी शिफ्ट 2 का पता नहीं है कुछ. दूसरी चीज, अगर प्लस माइनस, अब ऑब्वियसली -2 होगा, -10 कर दो आप इसके अंदर. -10 मतलब 10 नंबर से गिरा दो तो ओबीसी का कट ऑफ हो जाएगा, और -18 to 20 कर दोगे तो ST/SC का हो जाएगा. ये JRF के कट ऑफ्स होंगे. फॉर नेट, पीएचडी और इन सब के लिए अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पूरे नए डेवलपमेंट्स हैं और किसी को भी नहीं पता है, और कोई भी अगर आपको ये बता रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है. डोंट जस्ट लिसन टू देम कि इतना कट ऑफ इसके लिए हुआ. किसी को भी नहीं पता है कि नेट, पीएचडी और वो जो 3 कैटेगरीज है उनके लिए क्या होने वाला है. जेआरएफ के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी है क्योंकि हमेशा से यही आता रहा है, आसपास ऊपर नीचे चलता रहता है. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, what you should do if you got selected and what should not if you are not got selected, और अगर आपका सिलेक्शन किसी कारणों से रुक जाता है. पहली चीज तो स्टार्ट योर सर्चिंग द लैब्स फॉर योर PhDs, और नहीं तो अपने एटलीस्ट रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो. आपने MSc में कुछ काम किया होगा, अगर नहीं किया है वेल एंड गुड, किया है अगेन वेल एंड गुड. उससे रिलेटेड कहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, कहाँ हम लैंड कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करो. JRF क्लियर होने के बाद में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो इधर उधर भागते रहते हैं, डेडलाइंस मिस करते रहते हैं, और फिर वो धरा का धरा रह जाता है साल भर के लिए, या कई बार 6 महीने के लिए अगर आप जनवरी में PhD ज्वाइन करते हो. सो डोंट डू दैट. अभी से इसको सर्च करना शुरू कर दो अगर आपको लगता है कि आप हाँ 105 120 की रेंज में जा रहे हो. अब वहाँ पे जो लैब है वो आपका कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन से रिलेटेड होना चाहिए. जो काम है उससे बहुत फायदा मिलता है क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर जब आप काम करते हो तो उसका सोशल इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है. सो यू गेट फंडिंग्स इजीली. ठीक है. दूसरी चीज, आपका जो स्किल्स है और जो आपके एक्सपर्टीज है जो आपने अभी तक एक्वायर किए हैं, वो वहाँ पे लेवरेज कैसे कर सकते हो आप, इसके बारे में सोचना शुरू करो. क्योंकि जब इंटरव्यूज होंगे तो इंटरव्यूज में बिलीव मी, मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को फेल होते देखा इंटरव्यूज में क्योंकि वो उस चीज़ की तैयारी नहीं करते. वो उस टाइम सोचते कि आप क्या करेंगे. तो अभी से लैब निकालो, 10 लैब्स मिनिमम निकालो. वहाँ पे जो काम चल रहा है उसमें से कौन सा ह्यूमन से रिलेटेड है, मोस्टली ह्यूमन से रिलेटेड होगा, तो उसको निकालो. अपना रिसर्च एरिया फाइंड करके उसके बारे में अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू करो. हैव अ ब्रेक फॉर 2-3 days, बट बाय द 1st of August यू शुड बी डूइंग दिस. ठीक है. अब दूसरी बात, सॉरी टू से दिस, बट अगर आपका सिलेक्शन किसी कारणों से नहीं होता है, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है अभी जो आपने दिया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एक और अटेम्प्ट के लिए आपको तैयारी करना चाहिए बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचे. कुछ नहीं करना है, एक अटेम्प्ट और तैयार करना चाहिए आपको. कोचिंग अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग करो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो सेल्फ करो. अभी तक अगर सेल्फ किया है तो एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एक कोचिंग को ट्राई कर सकते हो. ट्राई इन टर्म्स ऑफ पहले जाके डेमो लेके और इस तरीके से अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ज्वाइन करो. अगर ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, सो आई वुड रिकमेंड कि अब यहाँ पे कोचिंग की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, तो अब कोचिंग की जरूरत भी नहीं बची है. हम उतना तैयारी कोचिंग से कर चुके हैं. 2 अटेम्प्ट में अगर आपने एक भी कोचिंग नहीं ली है, देन यूर फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट शुड बी द थर्ड वन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. बट अगर आपने कोचिंग पहले इन 2 अटेम्प्ट में ले रखी तो अब कोचिंग की जरूरत नहीं है. दूसरी बात, अपना सेल्फ प्रिपरेशन से हम इस पे काम कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक अ पार्ट टाइम जॉब. कोई भी एक पार्ट टाइम जॉब ले लो, अनएम्प्लॉयड मत रहो इतने समय तक. बिना मतलब क्यों इकोनॉमी पे प्रेशर बना रहे हो, बनाना ही क्यों है, तो पार्ट टाइम जॉब ले लो. और अब कोई भी टाइम वेस्ट मत करो अननेसेसरीली ऑन द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग या कोचिंग. तो इस तरीके से हरकतें मत करो. मैक्सिमम 1 साल की कोचिंग मोर देन इनफ होता है CSIR नेट के लिए. मैक्सिमम 6 महीने में भी निकल सकता है, बट मैं फिर भी 1 साल का बोल देता हूँ क्योंकि फाउंडेशन कई बार हमारा वीक रहता है.
तो ठीक है, वो समझ में आती है सारी चीज़ें, बट अब अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो डोंट डू दिस, ठीक है। आखिरी चीज़, आई रियली थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग द चैनल, फॉर बिलीविंग इन अस, फॉर लुकिंग फॉर अस एंड डूइंग द मॉक टेस्ट वेरी डिलीजेंटली। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है मॉक टेस्ट में, कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, बट दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, गो टू द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेरी हियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है दिसंबर के लिए, वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है ना। अगर आप चाहते हो इनरोल करना तो आप 8962607728 पे जाके कॉल कर सकते हो और वहाँ पे इंक्वायरी डिटेल्स ले सकते हो कि कितनी सीट्स बची है, कब बैचेस टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें। एंड आई विल सी यू इन द क्लास। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वन और टू थिंग्स। थोड़ा सा कूल एंड काम रहो, इट्स परफेक्टली फाइन, यू डिड द गुड जॉब। इफ नॉट देन ट्राई टू डू इट अगेन, ठीक है। टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।